कलम आगरा की इस अनोखी ऑनलाइन कड़ी में आप सभी का स्वागत है। कलम हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने का पीके फाउंडेशन का एक प्रयास है। अपने लोग, अपनी भाषा। एहसास विमेन ऑफ आगरा और पीके फाउंडेशन के मीडिया पार्टनर हैं दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं आईटीसी मुगल। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदी लेखकों में एक दुर्लभ मणि, जिन्होंने हिंग्लिश लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग को अपने वन लाइनर्स और इमेजिनेटिव राइटिंग से एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। दिव्य प्रकाश दुबे जी, आपका कलम आगरा की इस कड़ी में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग इतनी कलम में, मैंने हमेशा देखा, इतनी ज्यादा तारीफ कर देते हैं कि मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ कि लगता है किसी और की बात हो रही है। अभी तो शुरुआत है। अभी तो बातचीत का दौर शुरू करने से पहले मैं आप सबको दुबे जी से रूबरू कराना चाहूंगी। जब हम दुबे जी के शैक्षिक व व्यावसायिक जीवन के बारे में बात करें तो लेखक के एक स्तर से हमें एक बहुत अनोखा सा, अद्भुत सा मिश्रित बैग मिलेगा वहां पर। इन्होंने पहले बीटेक की डिग्री करी और एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद वे एक टेलीकॉम कंपनी में एजीएम रहे। कुछ साल एक लीडिंग चैनल के कंटेंट एडिटर रहने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अलविदा कह दिया और एक फुल टाइम लेखक बन गए। एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताना चाहूंगी। एक बार इन्हें टेडेक्स टॉक के लिए आमंत्रित किया गया, तो टशन ही टशन में पूरी टेड टॉक इन्होंने हिंदी में ही बोली और इसी के साथ टेडेक्स हिंदी में पेश करने वाले यह पहले व्यक्ति बन गए। तमाम लिटरेचर फेस्टिवल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एमबीए में जब यह अपनी टेडेक्स टॉक्स करने जाते हैं या कहानियां सुनाने जाते हैं, तो लोग भारी भीड़ में इकट्ठा होते हैं इनकी मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए, जिससे इनकी कहानियों में मदमस्त होकर वे अपने फिर से बचपन के दिन, कॉलेज के दिन याद कर सके, उन्हें फिर से जी सके। कहानी कला, स्टोरी टेलिंग में अपने लिए एक अनोखा स्थान बनाने के लिए इन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्टोरी बाजी। स्टोरी बाजी के थ्रू ये कहानियों को सुनाने का, सुनने का और समझने का ढंग बदलना चाहते हैं। इन्होंने 5 बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं, जिनमें शर्तें लागू और मसाला चाय लघु कथाएं हैं, और मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन और हाल में प्रकाशित हुई इब्न बतूती उपन्यास है। कई लेखकों के साथ राइटर्स रूम के अंतर्गत दुबे जी फिल्में, वेब सीरीज और ऑडियो शो भी विकसित कर रहे हैं। इनके बारे में एक चीज बहुत मशहूर है कि कहानियां सुनाते सुनाते एक दो लोगों को लेखक बनने की बीमारी जरूर दे जाते हैं ये। हमारे गेस्ट ऑथर से परिचर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं मोहित महाजन जी, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होने के साथ ही किताबों से बहुत प्रेम करते हैं। पढ़ने से ज्यादा इन्हें किताबों के बारे में डिस्कस करने का बहुत शौक है, और इसी किताबों के प्रेम ने इन्हें आगरा की एक बहुत मशहूर लिटरेचर सोसाइटी लिट आगरा का एक फाउंडर मेंबर बना दिया है। वैसे तो मोहित जी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल से थिएटर के लिए वक्त निकालकर इन्होंने 3 इंग्लिश स्टेज प्लेस में भी किरदार निभाए हैं। मोहित जी, आपका आगरा कलम में बहुत स्वागत है। तो चलिए बातचीत का दौर शुरू करें। दिव्य जी, मैंने कहीं पढ़ा है जिन लोगों के 3 नाम होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, काफी इंटरेस्टिंग लोग होते हैं वो। सर, मैंने भी सुना ही है। मैंने भी सुना है अपने बारे में, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। नहीं, कल जब आपकी टॉक पे थोड़ी रिसर्च हो रही थी जी, तो जी। कुछ इंटरव्यूज देखे, जैसे लास्ट मिनट रिसर्च, मतलब एग्जाम से पहले पढ़ाई होती है, उस तरह से लास्ट मिनट हमारी रिसर्च भी थी।
आपके कुछ इंटरव्यूज देखे हमने, ये बात आपके केस में सच है। दूसरी बात ये समझ में आई कि दिव्य प्रकाश दुबे बार बार बोलना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। नहीं, आप डीपी बोले सर। हाँ हाँ, मैं आप यही कह रहा था, आपको डीपी बोलते हैं, इसमें आपको आपत्ति भी नहीं होगी, और नहीं, शायद नहीं, आपको कॉलेज में भी डीपी बोलते थे। नहीं, कॉलेज में डीपी बोलते थे सर, और जो लोग भी मुझे दिव्य बुलाते थे वो रहे नहीं लाइफ में, या वो रही नहीं लाइफ में कोई भी। ओहो। चलिए, नहीं, आप आराम से डीपी बोले, बहुत अच्छा लगता। जी जी, आपके बारे में काफी पढ़ा, एक चीज का रेफरेंस खूब आ रहा है जी, नई वाली हिंदी जी। इसके बारे में बताइए, नई वाली हिंदी क्या चीज है? इंग्लिश है क्या ये? नहीं, तो चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब जितने भी जो हम नए जो राइटर्स हैं सबसे ज्यादा दिया भी है हमने, बट फिर भी मैं बता दूं कि जो नई वाली हिंदी थी, असल में क्या हुआ कि जब हम 90s में बड़े हो रहे थे, जब जो 90s में स्कूलिंग जो लोग कर रहे थे, अर्ली 2000 में स्कूलिंग कर रहे थे, वो सारे लोगों पे एक ऐसा एक हैंगओवर था, जो खास करके जो नॉर्थ वाली बेल्ट है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, जो हिंदी बेल्ट है खास करके, वहां पे कि जो आपका जो बच्चा है ना, जो पेरेंट्स जो बहुत बड़ा एक सोचते थे कि अगर अंग्रेजी बोलने लगेगा तो मतलब इसकी लाइफ सेट है, अगर ये अंग्रेजी में फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगे। और हम लोग अंग्रेजी बोलने को लेके बहुत ही सीरियस मुल्क भी है ना। आप अगर आप आगरा में निकल जाइए, आप लखनऊ में निकल जाइए, कानपुर में, बलिया में निकल जाइए, तो आपको अंग्रेजी स्पीक ना सीखे के भी बोर्ड मिल जाएंगे। वहां पे ये भी लिखा रहता है, अंग्रेजी स्पीक ना सीखें, बोलना सीखें 90 घंटे में। उससे पता चलता है कि हम लोगों पे उस चीज को हम बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं और हम ये करते हैं। तो जो नई वाली हिंदी है, जब हम लोग आए नए नए, तो हिंदी को हमने कुछ बदला नहीं। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी शब्द ले आए, अंग्रेजी शब्द प्रेमचंद ने भी अपनी किताबों में खूब लिखे हैं, रेणु साहब ने भी खूब लिखे, हर किसी ने लिखे हैं। अज्ञे जी ने तो खैर लाइनें तक अंग्रेजी में लिखी हैं। जो नई वाली हिंदी ना, जैसे पंजाब में जो बहुत बड़ा मूवमेंट चला, जैसे उसका नारा था ना, साडा हक, तो नई वाली हिंदी ना एक नई पहचान की बात थी कि मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं हिंदी में प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ। तो मुझे एक एज अ यंगस्टर, जो मुझे 20 साल के बच्चों को जो कॉन्फिडेंस देना था, वो मेरा नारा भी था, वो मेरा विजन भी था, वो मेरा मिशन भी था, वो हमारी एक धमक भी थी कि हम तो ऐसे ही करेंगे, आप एक्सेप्ट करो या ना करो। तो नई वाली हिंदी को अगर केवल इस टर्म में देखें कि हमने अंग्रेजी जोड़ी या वो जोड़ी, तो वो थोड़ा छोटा करके देखना हुआ। और उसका जैसे वो 20 साल का बच्चा पढ़े, वो मेट्रो में किताब लेके जाए, उसको शर्म ना आए, वो फ्लाइट में किताब लेके कोई जाए हिंदी की, और उसको एक बार भी ये ना लगे कि अरे वो फ्लाइट में बैठा है और वो हिंदी किताब पढ़ रहा है। तो वो इस सारी चीज को कैप्चर करने के लिए जो इमोशन चाहिए था, वो नई वाली हिंदी थी। तो नई वाली हिंदी को एक आप ऐसे समझ लीजिए कि जो एक एक विश्वास जो खो जाता है आदमी का, और कभी वो धूल झाड़ के जब खड़ा होता है, तो उससे वो आदमी नहीं बदल जाता, उसका एटीट्यूड बदल जाता है। तो वो जो एटीट्यूड बदलने की बात है, वो नई वाली हिंदी थी। इसमें ऐसा भाषा के लेवल पे कोई ऐसा चेंज नहीं होता जो पहले से नहीं हो रहा था, ना ही कोई ऐसे नए अक्षर हमने ढूंढ लिए इसमें, ना कोई ऐसे नए शब्द ढूंढ लिए, लेकिन जो एक नया विश्वास चाहिए था, वो नया विश्वास है नई वाली हिंदी। चलिए, मैंने नोटिस किया आपके काफी इंटरव्यूज दिए हैं, लिट फेस्ट में भी बुलाया जाता है, किताबें बेस्टसेलर्स हैं। अगर आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नई वाली हिंदी राइटर्स अगर माने, तो हिंदी की पॉपुलैरिटी क्या मेन स्ट्रीम होती जा रही है? हिंदी पढ़ना, हिंदी के नॉवेल्स पढ़ना, इज इट कूल नाउ? हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा चेंज हुआ। जैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लोग पहुंच गए जहां पहुंचना था, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जो सबसे अच्छी चीज हुई पिछले 5 साल में हिंदी के केस में, कि मैं बहुत सारे दिल्ली के कॉलेज में बोलने गया हूँ, कई सारे आईआईटीज में गया हूँ। जो 20 साल 22 साल के जो लोग हैं जिन्होंने हिंदी में पढ़ाई नहीं करी, देखिए मेरे समय में मैं तो हिंदी मीडियम का पढ़ा था, एक पूरी जनरेशन जो मेन स्ट्रीम में थी वो हिंदी में पढ़ रही थी, आज भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे ना, जब मैं सिम्बायोसिस में एमबीए करने पहुंचा, तो मेरे पूरे 180 लोगों के बैच में केवल 2 लोग ऐसे थे जो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का वो एक मेन स्ट्रीम से कटना शुरू हो गया था बहुत पहले से ही, है ना। वो धीरे 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 वो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में आप आज की डेट में देख लो, चाहे वो किसी एमबीए कॉलेज में, आप आईएम अहमदाबाद या बैंगलोर या कैलकाटा, जो टॉप कॉलेज हिंदुस्तान के जो 25, आप इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए कॉलेज की लिस्ट बनाओ और उसको जरा बैक ट्रैक करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के बहुत कम लोग पहुंचते हैं वहां पे, है ना। बहुत 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 छोटा नंबर है। तो जो वो कूल वाली बात थी, इसमें जो सबसे अच्छी चीज हुई कि वो बच्चे जो पूरे इन्होंने बचपन से अंग्रेजी ही पढ़ी थी, जिन्होंने अंग्रेजी में ही सोचना भी शुरू किया था, वो लोग, उनको ना एक एस्पिरेशन हुआ बैक टू रूट्स जाने का। तो उन्होंने वो हिंदी किताबें पढ़ी और उनको पढ़ते ही लगा, अरे यार, जो हमें हमारे कॉन्टेम्परेरी इंग्लिश राइटर दे रहे थे,
ये तो कोई हमारी बात हमारी भाषा में कर रहा है, जैसे हम कैंटीन में बोलते हैं, ये तो कोई ये ऐसे नहीं बोल रहा है जैसे कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी बोल रहा है, ये तो कोई ऐसे बोल रहा है जैसे कोई दोस्त बात कर रहा है, कोई बड़ा भाई बात कर रहा है, कोई आपका मेंटर बात कर रहा है। तो ये मुझे लगता है जो एक जो पहले एक हुआ करता था, कह रहे तुम हिंदी में पढ़ते हो यार, या जैसे कोई पेरेंट्स भी घर में किताब देते थे अपने बच्चे को नॉर्थ इंडिया में, तो वो अंग्रेजी की कुछ सड़ी से सड़ी या कोई खराब से खराब भी किताब इसलिए दे देते थे कि यार कम से कम बच्चा ना ये किताब पढ़ के 2-4 वोकैबुलरी सीख जाएगा जो आगे कभी एमबीए के पेपर में काम आ जाएंगे। वो एटीट्यूड चेंज हुआ। तो ये जो कूल होना है, ये कूल होना, यही कूल होना है कि जो जिनको कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिनको कोई जरूरत नहीं थी, वो भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत रिलेटेबल लग रहा है, वो उनकी बात लग रही है, उनकी तरीके की बात लग रही है। और यंगस्टर्स को कहीं एक जगह टिका पाना आजकल इंटरनेट की दुनिया में, इंस्टाग्राम और वेब सीरीज और ओटीटी की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है वो जो कूलनेस है, वो ये इस बात की कूलनेस है कि वो लोग इसको पढ़ रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं। और अब तो कमाल की बात ये कि इतना इम्पेशेंट जनरेशन है ये कि मेरे को कितने सारे रोज मैसेज ऐसे आते हैं कि सर मैंने 25 पेज पढ़ लिए आपकी किताब के, बहुत मजा आ रहा है। अब 50 पेज पढ़ लिए, बहुत मजा आ रहा है। अब 75 पेज पढ़ लिए, ये आपने इसको क्यों मार दिया, उसको क्यों जिंदा छोड़ दिया। तो अब इस जनरेशन को हिंदी पढ़वा पाना अपने आप में, मतलब जिन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं सुनी कभी उनको अगर वो हिंदी पढ़ रहे हैं तो मुझे तो चमत्कार जैसा ही लगता है कभी कभी। आपके ना वन लाइनर्स आर वेरी फेमस, मतलब काफी, जैसे अब श्वेता ने भी बात करी थी कि वन लाइनर्स आप हैं, तो एक अटेंशन स्पैन की कमी होगी। जैसे आपने अभी रेफरेंस दिया कि इंटरनेट के जमाने में लोगों को कंट्रोल करना या स्टिक करना बड़ा मुश्किल है। वन लाइनर्स क्या एक डेलिबरेट टैक्टिक है आपकी, मतलब राइटिंग स्टाइल है, ताकि लोग अटेंशन स्पैन क्योंकि लिमिटेड रहता है आजकल, उसमें वो एकदम इन्वॉल्व रहे जी, ज्यादा लंबे। हाँ, नहीं ऐसा वन लाइनर एक्चुअली किताब के या चैप्टर के एंड में या शुरू में या बीच में कहीं पे भी आते हैं, बट वन लाइनर एक्चुअली ना मोस्टली जो मैं लिखता हूँ वन लाइनर्स वो लाइफ फिलॉसफी होती हैं। और मैं आपको एक चीज जो मैं मानता हूँ कि किसी भी अच्छी किताब और बुरी किताब में ना मोर और लेस कहानी का कोई फर्क नहीं होता है ना। कहानी करीब करीब इस दुनिया में ना बड़ी लिमिटेड है, जितना मुझे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कहानियों की इस पूरी दुनिया भर की। कहानियां जो नैरेटिव है वो बहुत लिमिटेड है, उनके स्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है। जो चीज हमें किताब में, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये राइटर हमारे, हम ये मेरा फेवरेट राइटर है, ये इसको तो मैं सारा पढ़ लूंगा, हमें क्या चीज पसंद आती है, उसका स्टाइल पसंद आता है, जिस अंदाज में आदमी वो कहानी हमें सुना रहा होता है ना। और वो अंदाज जो होता है, मैं वन लाइनर इसलिए भी यूज करता हूँ क्योंकि, और कोई भी जो अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब और खराब किताब में जो फर्क होता है वो थॉट का होता है, विजन का होता है। जो वन लाइनर्स है ना वो मेरे लाइफ को लेके मेरे थॉट्स हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। आप यकीन मानिए कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, या जो पुरानी किताबें, कई बार आपको ना वो कहानी आप भूल चुके होते हैं, प्लॉट क्या था, ये क्या हुआ था, फिर क्या होता, बट आपको कोई एक कैरेक्टर की एक बात याद रह जाती है, आपको कोई एक थॉट याद रह जाता है। और मोस्टली ना हम लोग जो किताबें, या जो हम लोग भी, जो कोई आज की डेट में किताब उठा रहा है और पन्ने पलट के 5 घंटे 10 घंटे अपने आप को अलग रख रहा है, वो कहीं ना कहीं वो सीख कर रहा होता है नॉलेज कि या तो कोई हमें कोई नई बात बता दे, या फिर जो हमें पता है उसको रीइंफोर्स कर दे उस बिलीफ को। तो वो जो चीज है वो वन लाइनर्स में मैं समेट के, जैसे ना मैं उसको ऐसे मानता हूँ कि वो खाने के बाद का वो कैप्सूल है, वो कि जो आपका हाजमा ठीक रखेगा। और वो जरूरी चीज है, खाने को आप नहीं हटा रहे हो, खाने को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, बट वो कैप्सूल से कोई चीज कंप्लीट हो जा रही है जिससे आप ठीक रहते हो, और वो लंबा चलेगा। तो मैं उसमें विचार ही डालता हूँ, मतलब जो फिलॉसफी है, जो मुझे थोड़ी बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग या सही अंडरस्टैंडिंग है जिंदगी की या जो भी है, तो मैं वहां पे वो पैकेज करता हूँ। इसीलिए मैं ना, अगर आप मेरी किताब से वन लाइनर हटा दो तो कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो आत्मा है, मतलब जैसे ना आप, वो ये वाली बात है कि जैसे शरीर को अगर आदमी सो रहा है तो उसके शरीर में और मरे हुए आदमी के शरीर में कोई फर्क नहीं है दूर से देखने पे, लेकिन जैसे आप वन लाइनर हटा दोगे तो उसकी आत्मा मर जाएगी। वो उस पर बिल्ड करता हूँ मैं पूरा, मेरा जो प्रोसेस है करने का। और मेरी ग्रूमिंग भी वैसी रही, मैं चूंकि अगे को बहुत पढ़ता था, और तो उनकी जो स्टाइल थी शेखर एक जीवनी में, वो थोड़ी थोड़ी देर में वन लाइनर आते थे, और वो वन लाइनर पे मेरा मुझ पे जब ग्रोइंग ईयर्स में इतना इम्पैक्ट था कि मैं किताबों के वन लाइनर्स ऐसे अपने हाथ से लिखता था किताब पढ़ने के बाद में। जैसे लोग शायरी सुनाते हैं ना घंटों, वैसे मैं वन लाइनर सुना सकता था लोगों के, और अभी भी मेरे को बहुत सारे वो याद रहते थे। कभी मतलब जो पहले घंटों सुना सकता था मिनटों में हो गए, लेकिन याद बहुत सारे। तो मुझे लगता था ना कि आदमी सब भूल जाएगा, लेकिन ये वन लाइनर रहेगा उसके पास, ये रह जाएगी मेरी बात। और हम सारे लेखकों की अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा एक लालच है वो यही तो है ना कि हम ना रहे लेकिन हमारे लिखी हुई कोई बात रह जाए, ये सबसे बड़ा लालच है इस दुनिया में। सही बात। आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, तो जो प्लॉट आप लिखते हैं आपके दिमाग में या आपके मन में आता है,
क्या उसकी आप सेलेबिलिटी या इवैल्यूएट करते हैं, मतलब कि वो पॉपुलर होगी, और इज इट लाइक कि मेरे मतलब दिस स्टोरी हैज टू बी रिटन, मतलब बुक राइटिंग आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, या मतलब आर यू अ नेचुरल राइटर? नहीं नहीं, तो सर इसमें क्या है ना, जैसे चूंकि मेरे को मार्केटिंग का थोड़ा बहुत आइडिया रहा है, मैंने किया है वो, तो ना मैं किताबें ना मेरे लिए बहुत इमोशनल मसला है। मुझे मैं ये दिमाग नहीं लगाता जितने दिन मैं किताब लिख रहा होता हूँ कि ये क्या होगा। ये वैसे ही है ना जैसे कि, क्योंकि किताब में सबसे अच्छी बात है ना, कोई अप्रूव नहीं करता, कम से कम मेरी कहानियां जो मेरे पब्लिशर है, मैं उनको जो मेरे मन में आए मैं लिख सकता हूँ, वो ये नहीं बताते इसमें ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। तो वहां पे मैं हर डिसीजन जो मेरा मेरा होता है वो इमोशनल होता है ना, कि मैं ये कहानी कहना चाहता हूँ, ये बात मुझे कहनी है। असल में जैसे सारी किताबों में ना कोई एक बहुत ही बेसिक थॉट है जो काम करता है। जैसे जो लेटेस्ट किताब है इब्ने बतूती, इसका जो एक लाइन का थॉट है, कहानी देखिए कुछ भी हो, लेकिन एक लाइन का थॉट है कि जो मेरी माँ है या जो हमारी माएँ हैं, उनको हमने कभी एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया, हमने उनको देवी की तरह तो ट्रीट किया, हमने उसको श्रद्धा की तरह तो ट्रीट किया, लेकिन एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया। इस थॉट में मैं ये नहीं देखता कि ये बिकेगा नहीं बिकेगा, हो सकता है कोई बुराई मान जाए, हो सकता है, मैं फिर वो नहीं सोचता। या फिर जो पुरानी किताबों में भी जो थॉट था कि ऑर्डिनरी लोगों की कहानियां हैं, लेकिन ये जो बात है ना, जो मार्केटिंग वाला पार्ट मेरे केस में कब आता है, जब मैं किताब लिख लेता हूँ तो फिर मैं कोई कसर नहीं छोड़ता कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लायक बात हो, वो मैं पहले सोचता हूँ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जैसे ना वो अदरवाइज ना जो लोग ऐसा करते हैं या फिर जो इस लूप में पड़ते हैं, वो कहीं पहुंचती नहीं है बात, क्योंकि क्या होता है ना, फिर आप बहुत चालाकी से एक प्लॉट बनाते हो कि जो कल को जिसके राइट्स बिक जाए या कल को जिसका वो हो जाए, लेकिन ना वो बात रह जाती है अल्टीमेटली ना। आपको कोई किताब लिखते हुए 1-1.5 साल देना पड़ता है, 6 या 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल। 1-1.5 साल ना मार्केटिंग की वजह से टिक नहीं सकते किसी आइडिया पे, आप उसके विचार में अगर कनेक्टेड नहीं हो तो आप नहीं जुड़े रह सकते, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है ना करने का। जैसे जैसे आप बताया कि आप थिएटर करते हो, तो थिएटर में ना करते करते एक पॉइंट पे जो प्रैक्टिस है ना वो बोरिंग हो जाती है ना आप। लेकिन जब आप बिल्कुल बोर हो चुके होते हो उसको करते करते प्रैक्टिस उसकी, जब आप ऑडियंस के सामने पहुंचते हो तो प्ले नया हो जाता है, उनके रिएक्शन से नया हो जाता है। तो वो जो बात है ना, वो मार्केटिंग ला ही नहीं सकती, वो जो उसकी सोल है, वो इमोशनल मसला है सारा का सारा। अपने 5 किताबें लिखी हैं, 2 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, कुछ जी बताइएगा इनके बारे में। तो शुरू में तो सर मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं कहानियां वानियां लिख सकता हूँ। तो और शुरू में मैंने ना, जैसे मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बड़े ही ऑर्डिनरी से स्कूल से पढ़ा, मैं बहुत ही ऑर्डिनरी लोगों से मिलता था, ऑर्डिनरी लोग मेरे दोस्त थे। तो मुझे ये लगा कि जैसे जो मेरे मोहल्ले में जो जिन लोगों के बारे में बताया जाता है कि अरे ये भैया ने तो ये कर लिया, इन्होंने तो आईएएस निकाल लिया, इन्होंने तो ये कर लिया, ये सारे लोग तो हीरो हैं ही अपनी जिंदगी में, इनके पास तो इनकी तो जो रेगुलर कहानी है वो है। लेकिन जो मेरे बाल काटते हैं जुम्मन मियाँ, कोई ये नहीं बोलता ना मोहल्ले में कि अरे यार जुम्मन मियाँ जैसा बनना कभी। एक जैसे हमारे मोहल्ले में एक किट्टी भैया थे, वो किट्टी भैया रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में बाबू थे, क्लर्क थे, और वो रोज 2,000 रुपए रिश्वत कमाते थे और 2,500 रुपए उड़ा देते थे, उनका इस तरीके का जलाल था, और जितना था नहीं उससे ज्यादा लुटा देते थे लोगों को, और वो रोज शराब पीते थे। तो मुझे बड़ी चीज ये अट्रैक्ट करती थी कि ये आदमी, जिससे हर कोई जिसको लूट रहा है, ये आदमी कम से कम किसी का तो हीरो है, जिसका कि कोई कुछ से पैसा मांगता हो मना नहीं करता, पूछता नहीं, हिसाब नहीं लेता, कभी वापस नहीं मांगता पैसे। तो मुझे लगा वो सारे ऑर्डिनरी फेलियर लोग जो मेरे सोसाइटी के हैं ना, उनकी मैं कहानी कहूंगा, उनको मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूंगा कि जो हमें फेलियर लगते हैं लोग, वो सही में फेलियर हैं क्या, या वो लोग हमारी लाइफ बनाते हैं। तो ये तो शॉर्ट स्टोरी में मैंने मोटा मोटा इस अप्रोच से काम किया। जैसे उसमें एक जो मसाला चाय में एक कहानी है, फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज के लड़के की कहानी है, क्योंकि तब तक आईआईटी आईएम्स की बहुत सारी किताबें आ चुकी थी, उनको ग्लोरीफाई करते हुए आ चुकी थी। तो मैंने एक ऐसे लड़के की कहानी लिखी जिसकी नौकरी नहीं लगी थी, और इस देश में आप खुद ही इंजीनियर हैं, 20 लाख लोग हर साल करीब करीब पास होते हैं, जिसमें से नौकरी 2-2.5 लाख लोगों की लगती है, इससे ज्यादा लोगों की लगती नहीं। तो उन 18 लाख लोगों की कहानियां कौन कहेगा? तो मुझे लगा था कि मैं उन लोगों की कहानियां कहूंगा। फिर नॉवल में जब बढ़ा तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, शॉर्ट स्टोरी लिख के, फिर एक आध रेडियो शो लिख के, कि अब मैं कोई बड़ी बात कह सकता हूँ, बड़ी कहानी कह सकता हूँ। तो जो पहली मैंने नॉवल लिखी थी मुसाफिर कैफे, उसका थॉट यही था कि जो शादी नाम की संस्था है, कि आजकल मैं देख रहा था कि शादी की एक तो एज शिफ्ट हुई है, एवरेज एज आगे बढ़ गई है, दूसरे बहुत सारी जो स्मॉल टाउन से लड़कियां दिल्ली जाती हैं, बॉम्बे जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि शादी को लेकर एक फोबिया है। तो मुझे लगा कि इस फोबिया पे कोई बात कहनी चाहिए, कि क्यों सही में हमें जैसे जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उस पे सवाल उठा के देखना चाहिए। तो मेरे लिए मुसाफिर कैफे वो जर्नी थी
कि एक तो हम बिलीफ सिस्टम पे सवाल उठाएं, दूसरे हम सारे के सारे लोग जो भी रूटीन जिंदगी है हमारी, जो भी हम कर रहे हैं विद फैमिली फ्रेंड्स, जो भी हमारा जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, हर किसी के पास ना हम लोगों के एक बैकअप प्लान है लाइफ का। हम सबको पता है कि अगर आज मेरे को महीने भर की छुट्टी मिल जाए तो मैं किस शहर जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, लेकिन कभी हम वो छुट्टी ले नहीं पाते। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी बात है, हर किसी को वो मौका मिलना चाहिए। तो वो मैंने कहा नहीं की। फिर वो मेच्योरिटी थोड़ी आती गई, तो फिर फाइनली मुझे लगा कि वो थॉट लेवल पे पढ़ाते हैं, तो अगली किताब में और बढ़ाया। और इब्ने बतूती जो नई किताब है उसमें जैसे हमारी सोसाइटी में सेकंड मैरिज को लेके एक टैबू है हमारे यहाँ की, अरे दो शादी की इन्होंने यार, एक समाज में एक तरीके की बात हो जाती है। तो मैंने उस सारे जो टैबू थे उसको और कॉम्प्लेक्स किया कि लखनऊ में एक ऐसी औरत है जो 45-46 साल की है, जिसका एक 20 साल का बेटा है। अगर कोई बेटा ही अपनी माँ की शादी कराए तो क्या होगा, तो कितने वो होंगे। तो ये नॉर्मली बहुत ही आउट ऑफ द मिडिल क्लास टॉपिक है, बट मुझे लगा कि एक बार करके देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा मतलब इतनी क्लैरिटी है मेरे को कि अगर लाइफ में मैंने 12 किताबें लिखी तो उसमें से 2 तो फ्लॉप होके रहेंगी, वो तो मेरे हाथ में है नहीं वो कौन सी 2 होंगी, तो मैं क्यों रुकूं बीच में। तो वो मैं एक्सपेरिमेंट किया। तो ये मोटी मोटी थॉट लेवल पे जर्नी रही इन किताबों की। इन किताबों के नाम है शर्तें लागू पहली किताब थी, मसाला चाय दूसरी थी, मुसाफिर कैफे तीसरी, और अक्टूबर जंक्शन चौथी, इब्ने बतूती 5वीं किताब थी जो लिखी मैंने। तो मैं ये आपका जर्नी प्रोग्रेशन देख रहा था, शॉर्ट जैसे आपने अभी बताया ना, शॉर्ट स्टोरीज जिसमें आप शायद मतलब रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर हाँ, स्टोरीज वो राइट, आप टच कर रहे हैं। फिर एक्सप्लोरिंग यंग लव हो गया, फिर लिव इन रिलेशनशिप की है शायद वो हाँ शॉर्ट स्टोरी में भी था। और वो सर मिडिल क्लास के की फैमिली की अपब्रिंगिंग से जो लोग आते हैं ना, जो वो नहीं कर पाते हैं, वो सब कुछ कम से कम लिख तो सकते ही है ना, तो इसलिए भी और फिर उसके बाद देखिए यंग रोमांस लिखना फिर भी आसान है, इस टाइप की मतलब सेल्फ जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है उसका लिखना भी जी आसान है। जैसे अब मैं आपकी खैर ये किताब पढ़ रहा हूँ, इब्न बतूती, ये पहली किताब जी है मैं आपकी। जी जी और बाकी जैसे आपको लोग बताते हैं कि 57 पेज पढ़ लिए, मैं शायद 75वें पेज पे हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो मंडल कमीशन आया कि नहीं आया अभी तक? मुझे याद नहीं है, अभी तक मैं नहीं, कब। अभी दे अच्छा आर मतलब वो डिसाइड कर रहे हैं, मतलब वो अच्छा। इंसिस्ट कर रहा है अपनी मदर को कि शादी कर ले। ठीक 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 खैर, ठीक। सोशल इशू टैकल करना एक लेखक के लिए इट नीड्स केयर, कौशल चाहिए थोड़ा सा। हम्म, क्लीशे इस्तेमाल करने के लिए माफी चाहूंगा। हम्म। लेखक के तौर पे क्या आप आर यू इम्प्रूव, आर यू आई मीन ग्रोइंग, क्या आप बढ़ रहे हैं क्या एज हाँ अ राइटर? नहीं तो ये वैसे सर नॉर्मली ये चीज ऑडियंस ही बताती है, जो रीडर्स होते हैं वो बताते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि ना मैं इसके बारे में तो अब इस सवाल के जवाब में ना केवल अपनी तारीफ ही कर सकता हूँ, और वो सही जवाब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि मैं जब पहले लिख रहा था शॉर्ट स्टोरी या एक यंग रोमांस लिखा मुसाफिर कैफे में, लेकिन इब्ने बतूती के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। अभी किताब 1 अगस्त को रिलीज हुई है और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है किताब के लिए, 1-1.5 महीना कोई समय नहीं होता, 2 महीना। पहली बार ऐसा हुआ है, और मतलब मेरे पास यहाँ हाथ सामने कई सारी चिट्ठियां ऐसी हैं कि पहली बार लोग 20 साल के बच्चे, 25 साल के लोग अपने पेरेंट्स से मेरे को फोन करके बात करा रहे हैं। और ऐसे हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां, ये मेरे को ना ये हैंड राइटिंग में ऐसे कम से कम 25 चिट्ठियां मेरे को आ चुकी हैं पिछले 2 महीने में, ये पहले कभी नहीं हुआ था। और इस चिट्ठी में जो मोस्टली बात है 4-4 पेज की, 5-5 पेज की चिट्ठियों में, वो ये है कि हम अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को नई नजर से जान पाए। और सच पूछिए तो एज अ राइटर ग्रो करने का मतलब भी यही है कि ये बात इतनी ऑर्डिनरी थी, जैसे अपने माँ और बाप से बात करना इतनी ऑर्डिनरी चीज है कि हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता है इसमें। तो मुझे लगता है ना कि एज अ राइटर ग्रो करना वो चीज है कि आप ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी चीज को कितना स्पेशल बना सकते हैं। बड़ी चीज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, वो बहुत इजी ट्रूप है उसको उसको करने का। तो मुझे लगता है कि वो ग्रोथ तो हुई है सच, हालांकि वो और ज्यादा हो सकती थी। जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने तो दुनिया की 200-400 अच्छी जो किताबें वो पढ़ी हैं, तो वो एक जर्नी तो बहुत अभी लंबी बाकी है। लेकिन अभी तक की जर्नी से मैं खुश हूँ कि हाँ, एज अ राइटर मैं एक आगे की बात कह रहा हूँ, जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक 20 साल का फैमिली का जो बच्चा है और जो उनकी मदर है 50 साल की या दादी है 70 साल की, वो 2-3 जनरेशन कनेक्ट हो रही है। तो ये एज अ राइटर मैं ग्रो किया, क्योंकि पिछली किताबों में ऐसा नहीं हुआ था मेरे। वो कोई चीज मुझे ऐसी पता चल गई जो मैं समझ गया कि हाँ यार ये कनेक्ट कर पाएगी, कोई ऐसी चीज।
चेतन भगत को लोग क्रिटिसाइज कर, आई एम सॉरी चेतन भगत मुझे लाना पड़ रहा है और आपके स्माइल भी आ रही है। चेतन भगत को लोग क्रिटिसाइज करते हैं इंग्लिश राइटिंग को डम डाउन करने के लिए जी, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुक पब्लिशिंग, सेलिंग, रीडिंग में उन्होंने नई जान डाली, चाहे उसको आप इंग्लिश में कहें, बट जनरल एक बुक रीडिंग कल्चर रिवाइव उन्होंने करा। जी, एक टाइम था लोग इंग्लिश पढ़ते ही नहीं थे, मतलब जैसे विक्रम सेठ हो गए, सलमान रश्दी हो गए, अमिताभ घोष, इनको हाई फाई कह के ना साइड में रख देते, यार ये तो हमारे बस की बात है ही नहीं। जी, जी, जी। और यही राइटर्स, क्योंकि इनकी किताबें बिकती नहीं थी, शायद थोड़ा सा नाक भी चढ़ाते थे कि उनकी किताबें, मतलब अगर कोई बिक रहा है तो एक बड़ा पेडिस्ट्रियन ऑथर है। आपके केस में क्या आपको मतलब जो दूसरे जो ट्रेडिशनल राइटर्स हैं, या आप आरोप लगाते हैं कि आप हिंदी डम डाउन कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं नई वाली हिंदी, इसको क्या एक कोई आरोप या कभी क्रिटिसिज्म हुआ है कि आप हिंदी भी डम डाउन कर रहे हैं? सर ये बहुत अच्छा सवाल है ना, और आपने बहुत अच्छे से पूछा है इस सवाल को। ये बड़ा मुश्किल सवाल भी है क्योंकि तो पहली चीज तो ये कि जैसे हिंदी में या अंग्रेजी में भी एक समय पे चेतन भगत की पहली किताब आई थी 2003 में, और इंसिडेंटली मेरा लास्ट वीक उनसे लाइव था, मतलब उनकी किताब आई है तो हम लोग लाइव डिस्कशन किया और किताब पे ही। और मैं इसको हिंदी की पावर की तरीके से देखता हूँ कि जो अंग्रेजी के इस देश के बड़े से बड़े राइटर को अपनी किताबें प्रमोट करने के लिए अब हिंदी लेखकों से बात करनी पड़ रही है, वो लाइव करने पड़ रहे हैं, ये इसको बहुत अच्छे साइन की तरह मैं देखता हूँ, पहली चीज। दूसरे, जो हिंदी में जो बड़े राइटर हैं या जो लोगों ने ये माना कि ये खराब लिख रहे हैं या नई वाली हिंदी एक फ्रॉड है, ऑब्वियसली सर इस तरीके का क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, देखिए जो हमारे फेवर में जो चीज काम की ना इसमें, कि वो क्रिटिसिज्म हुआ, और मैं मानता हूँ कि कुछ मामले में वो फेयर भी होगा क्रिटिसिज्म, लेकिन जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मोस्टली लोगों ने, उन्होंने किताब बिना पढ़े किया क्रिटिसाइज। क्योंकि जो हिंदी में या अंग्रेजी में एक परंपरा है ना कि ये बेकार है तो बेकार ही होगा, है ना, ये बात थोड़ी गड़बड़ है ना, क्योंकि जो भी चीज लोगों से कनेक्ट कर रही है उसमें कुछ उसका ट्रुथ होगा, ऐसा है ना, ये मैं मानता हूँ। आप क्योंकि आजकल के समय में किताब तो आप कम से कम वैसे नहीं बेच सकते, इतने सारे ऑप्शन है, इतनी सारी चीजें हैं, इतना आदमी फोकस के साथ बैठेगा नहीं। ये क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन हम लोगों को जैसे डायरेक्टली कोई ऐसे आके नहीं किसी ने बोला कि अरे नहीं तुम बहुत बर्बाद करो, बल्कि हमारे जो पाठक वर्ग तैयार हुआ एक नए, उससे फायदा उन सारे लोगों को हुआ जो नहीं बिक रहे थे, उनकी भी, उनको, क्योंकि हम एक काम हुआ क्या, जो हम 3-4 लेखक, जो 5 लेखक आए इस तरीके के नए, उससे एक ऑडियंस की भूख बन गई कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और हम अकेले वो पूरा नहीं कर सकते थे, है ना। तो उसमें फिर उन्होंने और पूछा, फिर वो कभी श्रीलाल शुक्ला तक गए, वो फिर राई मासूम रजा तक गए, और यही पर्पस भी था हमारा कि जो किताब पढ़ के हम बड़े हुए वहां तक लोग पहुंचे। तो ये मतलब जैसे इसका सही जवाब तो यही है कि वो क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन सर मतलब मैंने कम से कम पर्सनली, जैसे कोई लाख मेरे को रोज ट्रोल करते हैं, वो करते हैं, मैं कभी जवाब नहीं देता उसका, क्योंकि ना मुझे लगता है कि मैं जवाब यही है कि हमारी किताबें लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई उसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि मैं एक कमेंट, एक स्टेटस, एक ट्वीट से उसका जवाब नहीं दे सकता, जवाब यही काफी है। और बाकी रही बात कि हमें समय याद रखेगा या नहीं रखेगा, या कि जो बोलते हैं लोग ना कि ये तो सालजेई किताबें लिख रहे हैं या कालजेई नहीं है, ये तो एक साल में फिजल आउट हो जाएगी, सर मतलब जो हम लोग की किताबें मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी है, जो पहले दिन जितनी आई थी वो जितनी बिक रही थी, आज भी उतनी हर महीने बिक रही है। अमेजोन पे रैंक तो झूठ नहीं कर सकते ना, वो तो बाहर की कंपनी है, वो लोग कर रहे हैं। तो इस चीज को ऐसे देखना ना कि मैं बहुत अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ कि जितने लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको बस वो सही वजह से क्रिटिसाइज करे तो हमें और अच्छा लगेगा सुन में, अदरवाइज तो अभी तक तो इग्नोर ही किया है मैंने उसको इन जनरल। और अच्छी चीज है कि कम से कम वो क्रिटिसाइज करने लायक मान रहे हैं 2 साल से, उससे पहले तो वो इस लायक मानते ही नहीं था कि इस चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो हमने भी थोड़ा जर्नी आगे बढ़ी है हमारी, उनकी भी थोड़ी ग्रोथ हुई है, दोनों तरीके से, तो अच्छा ही है। कई एग्जाम्पल्स मेरे सामने आए थे, जैसे जो लोग चेतन भगत पहले बड़ी मुश्किल से पढ़े हैं, एक बार कंप्लीट कर दिया, रीडिंग का कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद शायद चेतन भगत से मतलब थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया उन्होंने, सलमान रश्दी पढ़ ली, तो एज ए इंग्लिश रीडर उन्होंने दे हैव ग्रेजुएटेड। क्या आपके साथ भी, जैसे आप कह रहे हैं चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट्स आते हैं, या मेरे साथ ऐसा आता है कि लोग मतलब आपको पढ़ के फिर वो, जैसे आपके जो हीरोज हैं
आपने कहा श्रीलाल शुक्ला हो गए या शिवाजी सावंत हो गए, जी हाँ जी जी, मतलब ऐसा आता है कि आपको फीडबैक मिलता है कि नहीं बिल्कुल आता है। और इनफैक्ट मैंने तो एक किताबों की लिस्ट बना रखी है। मेरे से कोई भी पूछता है कि सर अब मैंने नई वाली हिंदी की किताबें पढ़ ली तो अब मैं क्या पढूं, तो मेरे पास वो किताबों की एक लिस्ट है 15-20 किताबों की। मैं उनको तुरंत बोलता हूँ आप ये पढ़ो, आप इसके बाद ये पढ़ो। मैं वो लिस्ट जरूर शेयर कर दीजिएगा। मतलब हम तो किताबें तो पता है ना मैं, और उसको शेयर करने में तो कोई बात है नहीं, दिक्कत ही नहीं है। तो चाहे वो कितने पाकिस्तान किसी को बतानी हो, चाहे वो मृत्युंजय बतानी हो, या चाहे छावा बतानी हो, चाहे वो मतलब हजारों, राही मासूम रजा की कोई किताब आप पढ़ लीजिए। मतलब या एक दोजखनामा नाम की किताब आई थी रविशंकर बल, बंगाली राइटर है, अमृता बेरा ने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। गजब की किताब है। हिंदी में वैसे किताब ही नहीं लिखी गई, मतलब ओरिजिनली हिंदी में ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई। तो मुझे लगता है कि वो ना एक ऑडियंस की भी वो जर्नी हुई है। और कमाल की बात यह है जो शायद अंग्रेजी के राइटर नहीं कर पाए, कि जब वो उन्होंने क्या किया ना, वो जैसे एक सुर लगता है ना, तो एक सिंपल सुर लगा रहता है ऐसे। हमारा भी काम है कि हम जब अगली किताब लिखें ना तो अपने ऑडियंस को ग्रेजुएट कराएं, और वो इतना कराएं कि जो 20 साल का लड़का जो एंट्री में आ रहा है, या 20 साल की कोई लड़की पढ़ना चाह रही है किताब, उनको भी कुछ मिले, जो 35 साल का है उसको भी कुछ मिले, और जिसने आपकी 5 किताबें पढ़ रखी है उसको भी कुछ नया मिले। उसको ये प्रिडिक्टेबल ना हो कि अरे यार ये चीज, तो वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन कोशिश यही रही है कि वो करें साथ में। ऐसा ना हो कि यार मैं 35 साल का हो गया, जब मैं पहली किताब लिख रहा था तो मैं मान लीजिए 25 साल का था, मेरा रीडर जो था 20 साल का था, आज मैं 35 साल का हो गया और मेरा रीडर अभी भी केवल 20 साल वाला है। वो नहीं चाहिए, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच टू डू इट। वो सही तरीका नहीं है एज अ राइटर। मतलब अगर आप फिर अटके रह जाते हैं, अपने आप को फिर ग्रो नहीं करेंगे तो इरेलेवेंट हो जाएंगे उस पूरे उसमें। आप यू आर ग्रोइंग एज अ राइटर, योर रीडर्स आर आल्सो ग्रोइंग एज अ रीडर, और कमाल की द बात है कि बुक्स आर उसके आल्सो ग्रोइंग। और उसके अलावा कि ऐसा ना हो कि आप ऐसा लिखने लगे कि वो एंट्री बैरियर हो जाए किसी 20 साल वाले के लिए। मेरी 5वीं किताब भी कितने लोगों की पहली हिंदी किताब होगी ना, ये भूलता नहीं हूं मैं लिखते हुए। तो मैं कभी उस पर ये नहीं लगता कि नहीं जाओ पहले 4 पढ़ के आओ। वो जैसे जंजीर में वो डायलॉग था ना, जाओ पहले उस आदमी का, अरे उसमें क्या नाम, दीवार में, कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ, वो नहीं है ना। सही है। हम लोगों में एक ओरल ट्रेडिशन है स्टोरी टेलिंग की, शास्त्र है, पुराण, जातक, कथाएं। जी जी। इस भगवत भी जैसे घरों में होती है, कथा चलती है। जी जी। उर्दू में एक फैंसी नाम दे दिया है, दास्तान गोई। आपकी मैंने ना ऑडिबल सुनो पे शायद 14 कहानियां हैं, मैंने 4 सुनी अभी तक जी। एक नया टर्म अभी श्वेता ने भी रेफरेंस मतलब उसका दिया था, स्टोरी बाजी का रेफरेंस है। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे हमें, ये क्या ट्रेडमार्क है आपका? हाँ सर, अप्लाई तो करा है, पैसे भी दे दिए हैं, 10-15 हजार खर्च हो चुके हैं। अब वो दे दें तो बढ़िया। 1-2 बार तो रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने, क्योंकि वो स्टोरी जनरल टर्म है, तो स्टोरी पे ट्रेडमार्क मिल नहीं सकता आपको, जो जिस वजह से रिजेक्ट हुआ था पहली बार। तो इस कहानी ये थी, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, और ये कमाल की बात है कि हमें जो सबसे ज्यादा, आप देखिए, जो मेरी नानी जो कभी स्कूल नहीं गई थी, मेरी दादी पढ़ना नहीं जानती थी, उन लोगों ने हमें महाभारत और रामायण जैसी कहानियां सुना के याद करा दी, है ना। ये कितनी कमाल की बात है। इतनी कॉम्प्लेक्स कहानियां, उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, महाभारत से कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना इस दुनिया में कोई कहानी है। मतलब आप कहीं का भी कोई लिटरेचर उठा लीजिए, इससे ज्यादा उन लोगों ने हमें याद, मतलब एज अ किड हम लोग को वो याद थी कहानियां, क्योंकि उन्होंने ऐसे सुनाई इतने मजे से। तो ये जो ट्रेडिशन था पूरा ना, जो दादी या नानी या माँ या कोई भी सुनाता है, और बच्चा पूछता है अब आगे क्या, क्या हुआ आगे, आगे क्या हुआ, आगे क्या, और कहानी बनती जाती है, जोड़ते जाते हैं, चाहे वो सोच रहा है। लेकिन इन सारे अप्रोच में प्रॉब्लम एक था कि ये सारे वन वे अप्रोच थे। इसमें एक आदमी सुना रहा था सत्यनारायण की कथा, और 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, एक आदमी कोई सुन रहा था। इसमें कम से कम, जैसे थिएटर आप करते हो, तो थिएटर कम से कम 2 लोग चाहिए ना थिएटर में, एक करने वाला और एक देखने वाला। एक आदमी से थिएटर नहीं हो सकता, है ना। तो कम से कम 2 लोग चाहिए। इन सारे स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में क्या था कि वन वे था, एक आदमी सुना रहा है। दूसरी बाजी में जो थोड़ा बहुत चेंज किया, जो ऑडिबल सुनो की कहानी में शायद वो आप अप्रिशिएट ना कर पाए उस चीज को, तो मैं जब लाइव स्टोरी टेलिंग करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि ऑडियंस में 40 लोग हैं, 400 लोग हैं, 4000 लोग हैं, मैं किसी रैंडम किसी का नाम वहां से उठाता हूँ, पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, और यहाँ पे पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, मैं उन लोगों की कहानी बना देता हूँ। तो होता क्या है, और आप जो दुनिया की सबसे अच्छी स्टोरी टेलिंग ना, इट्स नॉट अबाउट राइटर, इट्स अबाउट द रीडर, इट्स अबाउट द लिसनर। हम हमेशा एज अ रीडर, एज अ लिसनर अपने बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हम किताब पढ़ते हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें बाहर का कुछ पता चल जाएगा।
हम अपने बारे में क्लैरिटी के लिए किताब पढ़ते हैं, चाहे हम कितना भी घुमा फिरा के उसको कर लें, चाहे कितना भी नया टॉपिक ढूंढ लें, अल्टीमेटली इट्स अबाउट अस, नॉट द राइटर। तो मैं उस फॉर्मेट में क्या करता हूँ स्टोरी टेलिंग में, कि जैसे कोई नेहा बैठी है और यहाँ पे कोई राहुल बैठे हैं, तो मैं नेहा और राहुल की एक कहानी बना दूंगा, और फिर उस मोमेंट के लिए, उन 10 मिनट के लिए वो एक लाइफ टाइम मोमेंट हो जाएगा उनके लिए, कि अरे, और आपको ऐसा मजाक जैसा लगेगा कि अरे नेहा निकल गई तो ये हुआ, तो फिर राहुल ने, और वो कहानी उसी ऑडिटोरियम में आके खत्म भी हो जाएगी। तो वो चीज कोई नहीं कर रहा था, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त दास्ता वही करते हैं, बहुत सारे दोस्त सुनाते हैं, बट ऑडियंस को उसमें पार्टिसिपेट कराओ। इनफैक्ट अब तो इधर लॉकडाउन हो गया, मैंने कुछ एक ऐसी कहानियां भी बनाई थी कि मैं ऑडियंस में से किसी को बुलाऊंगा, उनसे बोलूंगा, उन मोहतरमा से या उन जनाब से, कि अगर आप हाँ बोलेंगे तो आगे सुनाऊंगा, नहीं तो मैं कहानी बदल दूंगा। और वो उनकी हाँ और ना पे मैं कहानी बनाता था। तो वो चीजें मतलब मेरे को लगा कि और करना चाहिए, और एक आध मैंने उसके शोज किए हैं जिसकी रिकॉर्डिंग है नहीं शायद, तो कि आप हाँ बोलो तो कहानी ये सुनाऊंगा, अगर आप ना बोलोगे तो कहानी बदल दूंगा, और बावजूद उसके वो कहानी चलती जाएगी। तो उस लेवल का पार्टिसिपेशन कोई नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तो मैंने बड़ा ही कुछ ट्रेडमार्क वाला काम कर दिया है, और इसका ट्रेडमार्क करा लेना चाहिए। और तो स्टोरी बाजी इस वजह से, और उसके वीडियो बनाता ही था, बाकी तो नेचुरल स्टोरी टेलिंग ही थी, बस पार्टिसिपेशन ऑडियंस का उसमें आ जाता था। ताजमहल के बैक साइड में एक जंगल है, और मतलब सबके लिए इट इज नॉट पब्लिक, मतलब कोई सब लोग जा नहीं सकते हैं। उसमें काफी सारे पेड़ है, मतलब नॉट लाइक शेर चीते वाला जंगल। एक किला है, और उस किले से ताजमहल का बैकड्रॉप दिखता है, एंड इट इज वेरी पिक्चरस। मतलब आप खुद भी इमेजिन करें, पेड़ है, पेड़ के बीच में जो पीछे ताजमहल दिख रहा है। मौका लगेगा जब लॉकडाउन वगैरह सब खत्म होगा, आपको जरूर बुलाएंगे वहां पे, एक आपका स्टोरी बाजी सेशन जरूर होगा। जरूर, बल्कि ताजमहल के बैकड्रॉप पे। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें बल्कि मैंने नेक्स्ट लेवल ये किया कि जो मैं म्यूजिक के साथ करता हूँ, तो जो मेरे साथ म्यूजिक देते हैं श्रीधर, वो एक पिक्चर आई थी अभी आयुष्मान खुराना की, उसका बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने दिया था, ड्रीम गर्ल का। तो वो साथ में, तो वो ऐसा होता है ना कि जैसे कोई ऑडियंस में खड़ा है और मैं उसको किसी को बोलूं नेचुरली कि आपको याद है जब हम 10 साल पहले मिले थे, तो ऐसे ही बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, और बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। तो इट्स पार्टिसिपेट, इट्स इमर्सिव इन दैट सेंस। तो बढ़िया है सर, ये मैं इंतजार करूंगा जब लॉकडाउन खुले। हाँ बिल्कुल सर। आपकी किताब है मेरे पास, इसमें कोई पैसेज हो तो जरूर हमें बिल्कुल एकदम आप सर बताएं, सुनो के अंदाज में। नहीं आपने कौन से पेज पे वो बताया था? एक्चुअली मैं एक चीज बता दूं, मतलब जैसे मेरे साथ क्या होता है, जैसे किताब में ना जो मेरी मेमोरी है किताब को लिखने की, तो मेरे को जो वर्ड्स याद है वो वर्ड फाइल के याद है कि कहाँ पे क्या था। किताब की मेरी कोई मेमोरी नहीं है कि यहाँ दाईं तरफ क्या है, बाईं तरफ क्या है। तो आप मेरे को बताएं, और मैंने ये किताब पढ़ी भी नहीं है अभी तक आने के बाद से। पेज नंबर 35 है। 35 हॉस्पिटल वाला सीन था ना सर? पर्दा लगने के बाद जब वो पलटा तो हॉस्पिटल के कपड़ों में उसने अपनी मां देखी। हाँ, तो ये इसमें एक राघव अवस्थी करके कैरेक्टर है, और इसकी मदर की तबीयत खराब है, और इसकी मदर जो है वो शालू अवस्थी है। शालू अवस्थी गवर्नमेंट ऑफिसर है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, और ये दोनों है, फादर की डेथ हो चुकी है इनके। तो जब शालू की तबीयत खराब होती है, यही दोनों है घर में, और कोई फैमिली में है नहीं, तो वो लड़का क्या सोच रहा है इस बारे में। तो ये पैराग्राफ में पढ़ता हूँ कि हॉस्पिटल में शालू अवस्थी एडमिटेड है, और राघव जब उस कमरे का, हॉस्पिटल का पर्दा लगा रहा है, तो नीचे एक लाश को जाते हुए देखता है। तो वो पर्दा लगाने के बाद, और वो पर्दा लगा लेता है, क्योंकि नॉर्मली जैसे हालांकि इतना छोटा सा इवेंट है, उस इवेंट की वजह से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, लेकिन हम लोग की जिंदगी में रोज होता है, हम लोग कुछ नहीं हो पाते। तो यह है कि पर्दा लगाने के बाद जब वो पलटा, तो हॉस्पिटल के कपड़ों में उसने अपनी माँ को बहुत ध्यान से देखा। उसको अपनी माँ के चेहरे में एक 20 साल की लड़की भी दिखी, और एक ऐसी औरत भी जिसके बाल नए नए सफेद होना शुरू हुए थे। उसने थोड़ी और देर तक अपनी माँ को देखा, तो उसमें एक बाप भी देखा। वो अकेली भी दिखी। उसकी आंखों में जब राघव ने झांका, तो उसको नींद की तलाश में बेचैन पुतलियां भी दिखी। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथों को हाथों में लिया और उसको देखा। हाथ में उसको कटी पिटी लकीरें दिखी। वे सड़कें और जगहें दिखी जहां ये हाथ गए थे। वे लकीरें भी दिखी जो अभी बनी नहीं थी। उसने माँ का हाथ लेकर अपनी आंखों पर रख लिया। हाथों से होकर एक नदी बहने लगी। नदी ऐसे बह रही थी जैसे उसने अभी अभी बहना सीखा हो। समय कुछ देर के लिए नदी हो गया। तो ये एक थोड़ा फिलोसॉफिकल, थोड़ा सा
ये कुछ बात थी जो आप लोग जब किताब पढ़ेंगे तो ज्यादा उसमें अप्रिशिएट कर पाएंगे उस चीज को, इस बात को, ये जो जनरल बात है। बाकी आप लोग एक चीज में पहले सर एक कन्फेशन कर दूं कि ये सब जो बड़ी बड़ी बातें ना, मैं इसलिए अपनी किताब से पढ़ने में थोड़ा शर्माता हूँ, क्योंकि ना जब आप अकेले में पढ़ रहे होते हैं और अकेले में लिख रहे हो तो ये बड़ी बड़ी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, यही जब कोई बोलने लगता है ना तो बेकार हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ना ही पढ़ के सुनाऊं नॉर्मली। अब थोड़ा नॉन सीरियस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जी। आप हिंदी टाइप कैसे करते हैं? मैं तो सर बहुत ही सिंपल है ना, मैं आपको एक और तरीका मैं बता देता हूँ अगर आपको किसी को भी दिक्कत होती हो यहाँ पे। गूगल में जो आप जीमेल सब लोग यूज करते होंगे, जीमेल में उसके ड्राइव में जाएं, ड्राइव में अगर नई फाइल आप बोल के भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना। मैंने इनफैक्ट जो पिया मिलन चौक जो सीरीज है ऑडिबल पे मेरी, वो मैंने 7 कहानियां उसकी बोल के लिखी हैं, और वो इतना सीमलेस है, आप बोलेंगे और वो टाइप हो जाएगा। मैं आप सब लोगों को ग्रुप में एक वीडियो भेज दूंगा उसका यूट्यूब से कि कैसे करते हैं। तो एक तो वो तरीका है, हालांकि मैं बोलने वाला प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो स्टोरीज बोलनी थी इसलिए मैंने बोल के लिखी थी। लेकिन नॉर्मली वर्ड फाइल में नॉर्मली टाइप से, जैसे आप लिखते हैं ना क्या हो रहा है, तो KYA टाइप करता हूँ, मेरे को हिंदी टाइपिंग नहीं आती। अब बहुत सिंपल हो गया, यूनिकोड में आप टाइप कर सकते हैं, वर्ड में टाइप हो जाता है नॉर्मली उसमें, वो सबसे आसान काम है। मतलब हिंदी में टाइप करना तो इस दुनिया की सबसे आसान चीज है। जैसे इंग्लिश में आप लिखते हैं रोमन में कि क्या हो रहा है, वैसे ही टाइप करेंगे वो हिंदी में बन जाएगा। और वो सिस्टम बहुत अपग्रेड होते जा रहे हैं, पहले बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती थी 5-10 साल पहले, अब नहीं होती। थैंक्स, ट्रेड सीक्रेट आपने रिवील करा है। कोई सीक्रेट नहीं है, जितने ज्यादा लोग लिखें और भी अच्छा है, और ज्यादा अच्छी किताबें हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट ही नहीं। थैंक्स, काफी आपसे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इंटरेस्टिंग लगा आपसे बात करना और दोबारा पाया आपसे। श्वेता, ऑल योर्स। थैंक यू सो मच दिव्य प्रकाश दुबे जी, आपको डीपी बुलाऊं आई थिंक। जी 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 जी। बहुत 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 इंटरेस्टिंग रहा। अब चलिए एक क्वेश्चन आंसर का सेशन हो जाए। तो हमारे पास हैं अपर्णा जी। अपर्णा जी प्लीज आप पहला अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं डीपी जी से। आप वीडियो पे कोई पूछेंगे ना, या मेरे को पढ़ने हैं कहीं पे कमेंट्स? नहीं नहीं, वीडियो पर है। विनती, कैन यू प्लीज अनम्यूट अपर्णा आंटी? Am I audible? जी 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 बताएं। अभी आपकी बात मैं सुन रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने जो भी बातें की। मैंने कुछ कमेंट भी लिखा था इसमें अभी। अच्छा, मेरे को दिख नहीं रहा है एक्चुअली, मैं मोबाइल से हूं तो इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है। आपसे बस सवाल पूछ लेती हूँ मैं कि ये जी। इज इट नॉट डिफिकल्ट टू फिट अ कैरेक्टर? जैसे कि आपने कहा ना कि मैं कुछ कैरेक्टर्स को देखता हूँ और उसमें फिट कर देता हूँ, और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी आई डेवलप द होल प्लॉट एंड इसको आगे ले जाता हूँ। तो ये आपके लिए आसान होता है? कोई बड़े एज का कैरेक्टर है जो आपके माइंडसेट से ज्यादा मैच्योर्ड हो या आपके माइंडसेट से यंगर हो, तो इसको फिट करना इज इट इजी? नहीं मैम, देखिए जब इसका जो ट्रिक है वो ये है कि जब आप कैरेक्टर फिट करें तो वो लगना तो इजी चाहिए। मतलब वो जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है ना, उसको लगना चाहिए। जैसे मैं वैसे बताता हूँ, तो शालू अवस्थी को मैं ऐसे नहीं देखता कि वो केवल किसी लड़के की माँ या मेरी कहानी का कैरेक्टर है। मैं शालू अवस्थी को ऐसे देखता हूँ कि मैं शालू अवस्थी का बेस्ट फ्रेंड हूँ। मुझे ये तक पता है कि शालू अवस्थी को रात में सपना क्या आता है। मुझे ये तक पता है कि शालू अवस्थी को छिपकली से डर लगता है या चूहे से। मुझे ये तक पता होना चाहिए कि उसको वेज में वो क्या खाती है और मंगलवार का वो व्रत रखती है या नहीं रखती। मुझे जब इतना दिखने लगता है ना, तो फिर जो उसके रिएक्शन है, तो जब मैं उसको इमेजिन करता हूँ तो वो रियल हो जाते हैं। जैसे इस कहानी में कैरेक्टर गया का है, मैं गया आज तक गया भी नहीं हूँ, है ना, वो कुमार आलोक जो है। लेकिन जब मैं इतना ज्यादा वो मैंने, जैसे उसमें एक 1990 का समय आएगा, वो 1990 में तो मैं 7 साल 8 साल का था। तो जब आप इतना माहौल कर लेते हैं ना, तो जब हर कैरेक्टर आपका ना बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, तो आप वो सब इमेजिन करना मुश्किल। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, जब आप उसको बेस्ट फ्रेंड की तरह इमेजिन नहीं करते, आप केवल एक साइड सोचते हो उसका कि अच्छा शालू अवस्थी बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी, मान लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बैडमिंटन खेलने के बाद वो घर पे जाके रोटी भी उतनी अच्छी बनाती है, वो ऑफिस में काम भी उतना अच्छा करती है। तो हम लोग वन साइड सोच के पूरी कहानी बना लेते हैं, और वहां पे प्रॉब्लम होता है। जब तक आप पूरी तरीके से अपने कैरेक्टर को जान ना जाओ तब तक कहानी बनती नहीं है। और
पहले दिन जब आप कहानी शुरू करते हो तो आपको पूरी तरीके से वो पता नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई फ्लाइट में आपकी पड़ोस वाली सीट पे टकरा जाए रैंडम, आपको नहीं पता ना कौन बैठेगा आके, और आप बात जब शुरू करते हो तो आप ये नहीं पूछते आपका नाम क्या है, आप इस बात से शुरू करते हो कि अब क्या, कोई एक कॉमन चीज से बात शुरू होगी। हो सकता है एकदम से कोई चाय गिरा दे, हो सकता है कि वहां पे खाना जो डिलीवर है वो खाना खराब है, तो एक कॉमन बात शुरू होगी, अच्छा यार किंगफिशर का खाना तो बड़ा अच्छा था। कोई बात से बात, धीरे धीरे फ्लाइट में उतरते उतरते आप हो सकता है बहुत सारी चीजें जान जाओ कि ये क्या करते हैं। हो सकता है इनका हीरे का बिजनेस है, ये हो सकता है प्रोफेसर है और ये है, आप धीरे धीरे जानते हो। और जिस दिन आप पूरी तरीके से जान जाते हो आप कहानी लिख लेते हो और उसको फिट करना इजी हो जाता है। बहुत अच्छी बात की, आपका इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, मैं वाकई आई एडमायर योर दिस एबिलिटी। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं थोड़ा कोशिश भी ज्यादा कर रहा हूँ कि इंटेलिजेंट लगूं जवाब देते हुए। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आपकी बातों से इतना हम सबको इतनी इंस्पिरेशन मिला है, इतना इंस्पिरेशन मिला है, एंड आई एम श्योर यंगस्टर्स आल्सो आर गेटिंग इंस्पायर्ड टू रीड बिकॉज़ यू मेड। नहीं, थैंक यू। और मैं आगरा वैसे भी ना, मैं आना चाहता था, मेरे को बहुत, मैं पहले भी आया हूँ 2-3 बार, लेकिन मैंने कहा एक बार थोड़ा, अब मैं जब भी खुलेगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग दोबारा बुलाएं और कम से कम एक आध दिन 2 दिन मैं वहां पे आके चिल करूं। अब हमारे अगले जी अगला के तैयार हो जाइए। वी हैव जी डॉक्टर दीपिका अग्रवाल हियर विद अस। विल जी यू प्लीज अनम्यूट हर? नमस्कार। जी Yeah, I heard the entire session. It was really very nice. आपसे थैंक बहुत, यू। और इनफैक्ट इच्छा है आपसे मिलने की जब भी आप जी आगरा आए। जी तो जी आपने जो ये स्टोरी बाजी का बताया था कि आप लाइक यू नो आप किसी भी एंगल से इसको टर्न कर सकते हैं, लाइक यू जी नो अकॉर्डिंग जी टू द रिप्लाईज और व्हाटएवर। आप जी इसका थोड़ा सा कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज, लाइक यू नो जस्ट हाँ व्हाटएवर काइंड, लाइक यू नो इफ इट इज नहीं, पॉसिबल। तो इसका ऐसा है, देखिए मैं इसका ना, ये पूरा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि मान लीजिए आपका नाम, जैसे आपका नाम दीपिका है जी और आप मान लीजिए ऑडियंस में बैठी हैं, ठीक है, जी और मैंने ऐसे उंगली घुमाई, मैंने कहा और आपसे पूछा आपका नाम क्या है, हाँ तो जी आपने कहा कि मेरा नाम दीपिका है। तो मैंने कहा दीपिका जी आप आ जाइए स्टेज पे, आप आ ठीक गई। है। तो मैंने कहा कि आपको याद है ना कि हम लोग पहली बार कहाँ मिले थे, तो आप बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं याद है, या आपको याद है, अगर आप जैसा भी अच्छा आपका मूड रहेगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे ओके। कि नहीं मुझे तो नहीं याद आ रहा, तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हम लोग पहली बार जब मिले थे तो उस दिन 25 जुलाई थी, 2005 था, आप जा रही थी, और तो मैंने कहा आप याद आया आपको, तो आप बोलेंगे नहीं कुछ नहीं याद आया। अब बहुत थोड़ा सपोर्टिव रहेंगे तो आप भी मजे लेने लगेंगे, आप बोले। फिर मैं बताऊंगा कि जो 25 जुलाई थी वो ऐसी कोई 25 जुलाई नहीं थी, उस दिन बॉम्बे में सबसे ज्यादा बरसात हुई थी और मैंने आपको लिफ्ट दी थी, आप पूरी तरीके से भीगी हुई थी और मेरी कार की सीट खराब हो गई थी, आपको याद आया। तो अब उसके बाद मैं बोलूंगा कि इसके बाद की कहानी जो है मैं सबके साथ शेयर करूं, वहां पे 400 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आप अच्छे मूड में होंगी और अगर इस बात से आप इरिटेट हो गई होंगी तो आप गुस्सा हो जाएंगी, अगर आप नॉर्मली, इसमें मैं ऐसी कोई बात नहीं करता कि किसी का मूड खराब हो, तो आप बोलेंगे हाँ कि जी नहीं हाँ आगे आप सबको बता दो, है ना, हाँ जी तो आप बोलेंगे नहीं झूठ बता दो, नहीं मुझे नहीं सुनना। तो मैं उस कहानी को वैसे भी इन एनी केस जो मुझे सुनाना है ना, आपके हाँ और ना पे डिपेंडेंट वैसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें हाँ हैं, बट मेरे राइट दिमाग में है कि मैं वो पूरी जर्नी बताऊंगा कि अगले 6 घंटे हम कैसे उस बरसात में फंसे रहे, और उस बरसात ओके में फंसे रहे, और मैंने जब छोड़ा तो आपका मैंने सब कुछ पूछ लिया उस पूरी यात्रा में, मैं कहानी कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ हाँ कि जी मैंने आपका पूछ लिया कि अच्छा आप रहने वाली कहाँ की, आप नौकरी कहाँ करती हैं, अच्छा आप मालाड में रहती हैं ये करके, और ओके आपके जाने से पहले ही मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा था, ओके तो मैं बोलूंगा कि आप जैसे ही अपना नाम बताने के लिए अपना मुंह को हल्का सा बुदबुदाएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं मुझे नाम मत बताओ, क्योंकि अगर तुम नाम अपना बता दोगी तो मैं आपको ढूंढने लगूंगा और मुझे ये मीटिंग यहीं पे खत्म करनी है, अदरवाइज ये अटका रह जाएगा मेरे मन में। और फिर मैं उस कहानी के एंड में बोलूंगा कि और तुम अभी मत बताओ, किसी दिन हम ऐसे ही दोबारा रैंडम टकराएंगे और मैं वो कहानी वैसे ही शुरू करूंगा कि आपका नाम क्या है। तो आप दैट्स समझ रहे हो। नाइस। या तो मैं समझ गई तो आपका तो मतलब। हाँ मतलब जी मैं आपको ये पूरा एक्सपीरियंस नहीं वो ले पाएगा, ये लंबी कहानी है ये पूरी, बट हाँ, बट आप एक किसी भी जर्नी जिस, एंगल में ले जा सकते हैं इसको, लाइक हाँ तो आप जिस जर्नी पे आप गए नहीं, बट उस हम्म जर्नी पे आप जाना चाहते हो ना, कि पूरे बॉम्बे में तबाही आ गई और 2 लोग एक गाड़ी में अननोन अटक गए, इट्स अ ओके नाइस प्रीमाइस टू हैव अ स्टोरी। और एक्चुअली जहाँ या आप, है ना, तो और हर किसी को रिलेटेबल है कि हर किसी को, चाहे वो बॉम्बे में रहा हो या ना रहा हो, और मान लीजिए ये तो मैं बॉम्बे में सुना रहा हूँ तो कहानी ये होगी, अगर मैं आगरा में सुनाऊंगा तो हो सकता है आपको ताजमहल ले जाऊं, बहुत अनलाइकली है ना कोई आगरा में रहा और ताजमहल ना गया हो, एक्चुअली तो किसी चांदनी रात में मैं यही कहानी मैं आगरा की भी बना सकता हूँ।
तो वो मैं Okay. तैयारी करके जाता हूँ, इतनी होमवर्क करके जाता हूँ कि कहाँ Naturally. पे कहाँ किसी को, तो इस तरीके से उसको कर सकते हैं। मतलब ये एक Right. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट इसको 1000 तरीके से किया जा सकता है। हाँ, मतलब मैं कि वही जहाँ पे एक्चुअली हर समझ जवाब, नहीं पा मेरा रही थी। कहानी आपके जवाब पे डिपेंडेंट है, एंड यू आर Actually. पार्ट ऑफ दैट स्टोरी देन, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग, इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग अ मेमोरी देयर, देन एंड देयर, जो आप जिएंगे कभी बाद में, या कभी आप जी चुके होंगे किसी और के साथ। Actually. ऐसा नहीं, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी बुक अब मैं जरूर पढ़ूंगी, मैंने अभी तक तो है। नहीं पढ़ी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट चलिए, आई विल नहीं रीड नहीं, इट। नो नहीं, थैंक यू, एंड प्लीज आप बताइएगा कैसी लगी आपको। डेफिनेटली आई विल गिव यू माय इनपुट। जी 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 थैंक यू सो दीपिका मच। मैम, जब ये आएंगे ना, अगर हम इनको इनवाइट करेंगे तब आपके ऊपर जी, एक्चुअली में एक यस, स्टोरी। डन डन भूलिएगा नहीं, डन। डन 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 डन। अब आपकी बातें सुन के ना आपकी स्टोरी सुनने का मन कर रहा है। अब वो मन कर रहा है कि बस वो ताजमहल का बैकड्रॉप हो और स्टोरी वाली हल्का 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 रात हो। म्यूजिक हो और हल्दी मजे से रात हो। हो, फुल मून हो, ताजमहल का बैकड्रॉप हो। क्या बात है। नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी गुड फॉर मी आल्सो कि ऐसा सुना पाए वहां पे आके। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है जी नीलम मेहरोत्रा जी। जी विनती, कैन यू प्लीज अनम्यूट नीलम मैम? जी मैम पूछिए, आपकी आ रही है, आपको आ रहा है आपके सवाल। मेरी आवाज आ रही है? जी जी और आपका स्टोरीबाजी का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। पर जी, मेरा थैंक एक यू। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद छोटे मुंह बड़ी बात वाला क्वेश्चन है, कि जी हम लोग सब कोई चाहते हैं कि हिंदी साहित्य का रिवाइवल होए। जी हमारे मन में कई चीज होती है कि हम इतना इंग्लिश लिटरेचर पर फोकस करते हैं और हमारा जी हिंदी साहित्य इतना रिच है, और हम लोग कहीं उसको भूलते जा रहे हैं। जी तो हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ राइटर? आप क्या कर सकते हैं एज अ रीडर? हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि जी ये इंटरेस्ट बढ़े इस साहित्य में, और जी जन जन तक इसकी रुचि जागे? ये बस एक मेरे को बहुत खराब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार मेरे मन में आता है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें ना जो सबसे प्राइमरी चीज कर सकता है ना आदमी, जो 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 आप कर सकते हो, पहले तो वो रिवाइवल एज सच ना, जो सबसे अच्छी बात है कि रिवाइवल होना शुरू हो गया है अपने आप, है ना। मतलब मैं नहीं होता, कोई और राइटर होता, वो एक नेचुरल लोगों का इंक्लिनेशन आया है कि उनको अपनी देसी चीजें, अपने गाँव की याद आना शुरू हो गई है ना, अपने जो उनके रूट्स थे उनकी याद आना शुरू हो गई है, जो भी उनकी मदर टंग हो, जो भी हो। तो हम लोग अगला काम जो कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में जो यंग बच्चे हैं, उनको, आपको जो अच्छी किताबें 5 लगती हैं, आप उनको बस दे दो, है ना। आप किसी, जैसे हिंदी में बहुत सारे लोगों का एक अप्रोच रहता है ना कि वो किताब खरीद के नहीं पढ़ते, कई बार राइटर से ही मांग लेते हैं लोग। तो आप पहले तो वो जो चीज है ना, कि आपको जो चीज सही लगती है और आपको लगता है कि ये इस 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के किसी को पढ़ना चाहिए, तो आप अपनी तरफ से वो 1000, 2000, 500, 400 की किताब खरीद के उनको दें पढ़ने के लिए, है ना। और अगर जो इस बात का वेट ना करें, क्योंकि ना जैसे जो पाठक वर्ग है, जो इस बात का ये है ना, कि इस बात का वेट ना करें कि वो पढ़ेगा कि फेंक देगा। आप किसी एक सही को पकड़ लेंगे ना, तो वो 5 सही को ढूंढ लेगा। वो अपने आप, जो आपको कोई चीज, जैसे व्हाट्सएप हम लोग सब लोग यूज करते हैं, मोस्टली लोग यूज करते हैं, हमें कोई बहुत अच्छा चुटकुला आता है वहां पे, या कोई बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, या कोई बहुत अच्छा ट्वीट आता है, तो हम 10 लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। वो अर्ज जो है ना, जो राइटर के अंदर होती है ना, कि भी उसको कहानी बतानी है, अगर वो रीडर ले आए ना कि यार मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ ली, ये मैं 5 लोगों को पढ़ा दूं, आपके हाथ में ना वो 5 लोग ही हैं आपके आसपास के, आप दुनिया नहीं बदल सकते, वो 5 लोग ही दुनिया है। हम लोग, असल बात क्या होता है ना, जब हम मिशन को बहुत बड़ा कर देते हैं ना, कि हम जब ये बात करते हैं ना कि हम हिंदी साहित्य को रिवाइव करेंगे ना, तो ये बात सुनने में बहुत फैंसी लगती है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता, है ना। जैसे मुझे चेंज करना था, मेरे मन में भी बात थी कि मेरे जनरेशन के लोग, मेरे बाद के लोग हिंदी किताबें पढ़ें, तो मैं इसके बारे में, आप ऐसे समझ लीजिए ना, इस टॉपिक पे इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा लेक्चर दे देता, विवेकानंद लेवल का लेक्चर दे देता, तो भी उसका कुछ भला नहीं होता, वर्सेस कि मैं 100 नए पाठक ले आया, चाहे जैसा भी मैंने लिखा, ठीक है ना। तो हमारा काम यह है कि हम अगर कहीं पे वो है, और किसी में थोड़ा सा भी इंटेंट लगता है, या फिर और कोई यंग एज का है, कोई 12-13 साल का बच्चा है जो अभी सीखा ही है उसने, उसको कोई लगता है कि किताब दे के या कॉमिक्स दे के ये चीज हो सकती है, तो हमें वहां से उसको पकड़ना चाहिए।
हमें ये सवाल जो है ना कि हम इस देश को या हिंदी साहित्य को बदल देंगे, ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने जाएंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में अपना मोहल्ला है, अपनी सोसाइटी है, अपनी कॉलोनी है, अपने रिश्तेदार हैं, अपने पोते हैं, अपने पड़ोसी के बच्चे हैं, अपने दोस्तों के बच्चे हैं। वही सध जाए तो पूरी दुनिया सध जाएगी। आपने बहुत ही एक प्रैक्टिकल सजेशन दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन शाम रही आज, बहुत ही मजेदार कॉन्वर्सेशन रहा है। आई होप आप सबको भी बहुत मजा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अच्छा लगा दुबे जी? आई होप। नहीं, मैं मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आगरा आने का हिसाब किताब बन रहा है मेरा। ये तो वो तो तय है, वो तो तय है। और इंसिडेंटली मैं आगरा से गुजरा था अभी 10 दिन पहले। मैं दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, तो मैं हाईवे से ही निकला था आपके यहाँ से। तो अच्छा। कभी तो खैर उधर रहता ही है, कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, और अगली बार आपको पता है कि हम लोग जरूर हैं यहाँ। जरूर 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 जरूर। तो चलिए, आज की बेहतरीन शाम को अलविदा कहने से पहले मैं श्वेता बंसल, एहसास वुमन ऑफ आगरा और पीके फाउंडेशन की ओर से कलम, आगरा के मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर आईटीसी मुगल को धन्यवाद देना चाहूंगी। दिव्य प्रकाश दुबे जी, या सॉरी डीपी, आपने अपने मसरूफियत के पलों से जो हमारे लिए लम्हे निकाले, उनके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और मैं बहुत बहुत आप धन्यवाद। सभी और मैं आप सभी मेहमानों का कलम की इस कड़ी से जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।